हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट है आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। इस समय दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिनमें से पहली अपडेट है ताइवान और भारत को लेकर, जबकि सेकंड अपडेट है कुवैत में होने वाले फायरिंग इंसिडेंट को लेकर। एक पॉलिटिकल क्लियरेंस ना मिलने के कारण बहुत ही बड़ा बवाल पैदा हो गया है, जिसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। पहली अपडेट की बात करें तो ताइवान से भारत के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज निकल कर आ रही है। एंड अगर भारत और ताइवान के बीच ये एग्रीमेंट साइन हो गया तो लिटरली चाइना के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। रिसेंटली आपको याद होगा, प्रधानमंत्री मोदी और ताइवान के प्रेसिडेंट ने ट्विटर के ऊपर केवल ग्रीटिंग्स एक्सचेंज की थी, तो चाइना उसको देखकर भड़क गया था और भारत को वन चाइना पॉलिसी की धमकी दे रहा था। लेकिन अब ताइवान से न्यूज निकल कर आ रही है कि ताइवान की सरकार भारत के लोगों के लिए अपने देश के दरवाजे खोलने जा रही है। अब क्योंकि भारत वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है, तो इस कारण से ताइवान भारत में अपनी एम्बेसी नहीं खोल सकता है, ना ही ताइवान की सरकार भारत के लिए अपना कोई एम्बेसडर अपॉइंट कर सकती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ताइवान के इतने सारे लोग भारत आते हैं, ताइवान की कितनी सारी कंपनीज ने भारत में कितनी सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है और भारत के भी कई लोग हर साल ताइवान जाते हैं, फिर वो कैसे हो सकता है? अब जब दुनिया के बाकी सभी देशों ने वन चाइना पॉलिसी के चलते ताइवान को मान्यता देने से इनकार कर दिया था, तो ताइवान की सरकार ने क्या किया कि हर एक देश से कहा कि बेशक आप हमें अपने देश में एम्बेसी को सेटअप करने ना दें, ना ही एम्बेसडर की नियुक्ति करने दें। लेकिन अब क्योंकि दोनों देशों के बीच लोगों का आना जाना लगा रहेगा, जब भी दोनों देशों की सरकारों को कोई भी डिप्लोमेटिक मैसेज एक्सचेंज करना होगा, उसके लिए हम आपके देश में एक ऑफिस खोल लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। यानी एक ऐसा ऑफिस जो दोनों देशों के बीच केवल इकोनॉमिक और कल्चरल टाइज को मजबूत करने का काम करेगा। ताइपेई ताइवान की राजधानी है, इसलिए उसके नाम पे यह नाम रखा गया। इस तरह से ताइवान ने दुनिया के कई सारे देशों में ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खोले और भारत में भी 34 पश्चिमी मार्ग वसंत विहार न्यू दिल्ली में ताइवान का ताइपेई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर है। यहाँ पर बाकायदा ताइवान के डिप्लोमेट्स की टीम होती है। ताइवान का एक हेड रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको ताइवान इस कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेंटर में यहाँ पर अपॉइंट करता है। और यहाँ पर जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं, उन सब की अपॉइंटमेंट एक नॉर्मल कंट्री की तरह ताइवान का विदेश मंत्रालय ही करता है। अगर भारत की सरकार के साथ कोई कॉन्टैक्ट करना होता है या कोई डिप्लोमेटिक मैसेज एक्सचेंज करना होता है, तो वो भी यहीं से होता है। यानी इनडायरेक्टली एक कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर वही काम करते हैं जो एक एम्बेसी या हाई कमीशन करता है। भारत के किसी भी व्यक्ति को अगर ताइवान जाना होता है, तो उसको भी यहीं पर आकर अपने डॉक्यूमेंट्स और डिटेल सबमिट करनी होती है और डिटेल सबमिट करके ताइवान के वीजा के लिए अप्लाई करना होता है। अब होता क्या है कि किसी भी दूसरे देश में ट्रैवल करने के लिए आपको सबसे पहले एक पासपोर्ट चाहिए होता है, लेकिन उसके साथ ही उस देश के वीजा के लिए भी अप्लाई करना पड़ता है जहां पर आपको ट्रैवल करना होता है। उस वीजा एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कई हफ्ते, महीने और अमेरिका जैसे देश में तो साल का भी समय लग जाता है। सेम चीज ताइवान के केस में भी थी। लेकिन अब भारत के लोग बिना ताइवान का वीजा लिए डायरेक्ट ताइवान की फ्लाइट पकड़ के भारत से ताइवान जा सकते हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ताइवान टिएन-चुंग क्वांग ने पिछले कल एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनकी सरकार भारत के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल्स देने के बारे में सोच रही है। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने ताइवान के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से इस चीज को लेकर डिस्कशन स्टार्ट कर दी है। अब क्योंकि उनकी सरकार सिंगल हैंडेडली ये फैसला नहीं ले सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को प्रपोजल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के साथ सारी चीजें डिस्कस करने के बाद भारत के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, जिसका मतलब है कि भारत के लोगों को ताइवान के वीजा के लिए ना ही भारत में कोई एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, ना ही अप्रूवल का वेट करना पड़ेगा, बल्कि वो नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के ताइवान जा सकते हैं और ताइवान के एयरपोर्ट के ऊपर लैंड होने के बाद वो वहाँ पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से पहले वीजा ऑन अराइवल्स का एक सिंपल सा फॉर्म भर के ताइवान में एंट्री ले सकते हैं। वीजा ऑन अराइवल्स के केस में बहुत ही कम होता है जब किसी को देश के अंदर एंट्री रिजेक्ट कर दी जाए। इंडियंस तो आपको पता है कि आज की डेट में कुछ ज्यादा ही ट्रैवल कर रहे हैं, एंड अगर ताइवान में भारत के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है, तो फॉर श्योर भारत के कई सारे लोग ताइवान भी जाएंगे। दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रांग होगा। अगर ताइवान ये स्टेप उठाता है, तो मे भी भारत की सरकार भी ताइवान के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल स्टार्ट कर दे। हमने ऑलरेडी देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरे टर्म स्टार्ट होते ही भारत ने यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी और कई सारे अमेरिकन लॉ मेकर्स को दलाई लामा के साथ मीटिंग करने की परमिशन दे दी थी। कुछ ही हफ्तों में भारत सरकार भी तिब्बत के 30 नए नामों की घोषणा करने वाली है और तिब्बत की तरह ताइवान भी एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो भारत सरकार इस समय एक्सप्लोर कर रही है। आई होप कि प्रधानमंत्री मोदी ताइवान के साथ रिलेशंस को और मजबूत करेंगे। आज की सेकंड अपडेट आ रही है कुवैत में फायरिंग इंसिडेंट को लेकर। एंड आप देखिए कि किस तरह से एक भारी देश में घटना घटती है और हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स और खासकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इस मौके का फायदा अपनी लोकल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए किस तरह से करती हैं। दरअसल कुवैत में जो फायरिंग इंसिडेंट हुआ था, उनमें जिन 46 भारतीय लोगों की जान गई थी, उनमें से सबसे ज्यादा
24 वर्कर्स केरला से थे। अब केरला के अंदर वहां पर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार है। जैसे ये घटना सामने आई उसके बाद केरला की सरकार ने विक्टिम्स की फैमिली के लिए 5 लाख और इंजर्ड्स की फैमिली के लिए 1 लाख की कंपनसेशन देने की घोषणा की। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, केरला की सरकार है, वो अपने खजाने से जितने मर्जी पैसे बांटे ये उनका अधिकार है। लेकिन इसके साथ ही केरला की सरकार ने एक कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और डिसाइड किया कि केरला गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज को कुवैत भेजा जाएगा और वो कुछ हेल्थ वर्कर्स की टीम के साथ कुछ दिनों तक कुवैत में रहकर ये सुनिश्चित करेंगी कि जो भी इस फायरिंग इंसिडेंट में लोग घायल हुए हैं उनको कुवैत के अंदर वहां पर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है या फिर नहीं। यानी कि एक स्टेट गवर्नमेंट ये सब डिसाइड कर रही है। जबकि भारत ने मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स कीर्तिवर्धन सिंह सर को उसी समय कुवैत भेज दिया था जब ये फायरिंग इंसिडेंट हुआ था। उन्होंने कुवैत में जाकर न सिर्फ कुवैत की सरकार के ऑफिशियल्स के साथ वहां पर कई सारी मीटिंग की, बल्कि कुवैत की हॉस्पिटल्स में जाकर इंजर्ड भारतीय लोगों के साथ भी मुलाकात की और ये सुनिश्चित किया कि भारत के लोगों को कुवैत के अंदर वहां पर प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले और जो भी इस घटना के दोषी हैं उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई हो। अब जब भारत सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनियन मिनिस्टर कुवैत में है, उसके साथ साथ पैरेलल में केरला की सरकार ने डिसाइड किया कि वो भी अपना एक हेल्थ मिनिस्टर और कुछ हेल्थ ऑफिशियल्स कुवैत भेजेगी। अब अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो भी यही कहेगा कि केरला गवर्नमेंट का ये स्टेप एक तरह से विदेश मंत्रालय की डीलिंग में दखल देना है और ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। अब हुआ क्या कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस मामले में दखल दी और केरला की हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज की कुवैत विजिट के ऊपर रोक लगाते हुए परमिशन देने से इनकार कर दिया। अब इस चीज से केरला की सरकार मोदी सरकार से नाराज हो गई है और लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। एंड केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन उन्होंने इस फैसले का विरोध करने और नाराजगी जताने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को बकायदा एक लेटर लिखा है। लेटर में केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने एग्जैक्टली क्या लिखा है वो तो खैर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि केरला की सरकार अपनी हेल्थ मिनिस्टर और बाकी कुछ हेल्थ ऑफिशियल्स के लिए कुवैत जाने की पॉलिटिकल क्लियरेंस मांग रही है। अब आप खुद बताएंगी क्या ये पॉलिटिकल स्कोरिंग का केस नहीं है? जब केरला का कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाता है, विदेश जाता है, तो वो केरला के पासपोर्ट के ऊपर नहीं जाता है बल्कि भारत के पासपोर्ट के ऊपर जाता है। अब जब भारत की सरकार ने अपने एक यूनियन मिनिस्टर को कुवैत भेज दिया था और वो सभी 46 पार्थिव शरीरों के साथ इंडियन एयरफोर्स की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में भारत वापस आए और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी लगातार कुवैत में जो भी भारतीय इंजर्ड हुए थे उनके साथ टच में है, तो फिर ये केरला का अपने मिनिस्टर को कुवैत भेजना ये पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं माना जाए तो क्या माना जाए इसको फिर? और ऐसा नहीं है कि कुवैत में इस फायरिंग इंसिडेंट में अकेले केरला के लोग थे, बाकी के लोग तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यूपी इन सब स्टेट से थे। इनकी सरकारों ने तो ये मांग नहीं की कि ये अलग अलग अपने मिनिस्टर्स को कुवैत भेजना चाहते हैं, फिर अकेले केरला की गवर्नमेंट से डिमांड क्यों आ रही है? मेरा मानना है कि केरला की हेल्थ मिनिस्टर को कुवैत जाने की पॉलिटिकल क्लियरेंस ना देकर मोदी गवर्नमेंट ने बिल्कुल ठीक किया है और ये बिल्कुल सही स्टेप है। लेकिन मैं यहाँ पर आपकी भी राय जानना चाहता हूँ कि क्या केरला के हेल्थ मिनिस्टर को कुवैत जाने से रोककर मोदी सरकार ने सही किया, हाँ या फिर ना? एंड उसके पीछे क्या कारण है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको कोई भी कमेंट नहीं करना है तो आप बाकी लोगों की राय नीचे कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। इस तरह की न्यूज़ जो बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स कवर नहीं करते हैं उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।